जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि हम देख रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर क्या डीएनए के बारे में। तो डीएनए की जो एक प्रूफल जो एक्सपेरिमेंट था हर्शे और चेस का, वो हमने इसे लास्ट लेक्चर में देख लिया। उसका अगर वो नहीं देखा तो मैं इसका उस वीडियो का जो वो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। तो हमने हर्शे और चेस के अंदर वो 1952 में किया गया। उसके अंदर हमने देखा कि ये फिक्स हो गया था कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। जिसके अंदर हर्शे और चेस इकोलाई को लेकर T2 बैक्टीरियोफेज को लेकर उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं रेडियोएक्टिव सल्फर और फॉस्फेट को लेकर। आज हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या था हमारा जेनेटिक मटेरियल? डीएनए प्रूव हो गया, हर्शे और चेस ने प्रूव कर दिया। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर ऐसे क्या फैक्टर्स थे इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसकी वजह से डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम कर रहा था। और आरएनए और प्रोटीन जो और तो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्यों काम नहीं कर रहे थे। और एक देखेंगे मेसेल्सन एंड स्टार्बर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो डीएनए के बारे में सबसे पहले डीएनए का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं वो पहले ये बताते हैं। अब ये तो पता है जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है। तो डीएनए के लिए हम देखते हैं कि जो ये डीएनए है यही क्यों था, यही आनुवंशिक पदार्थ क्यों था। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये बताया कि इसके अंदर क्या होती है, ये खुद का क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन। क्या इसके अंदर रेप्लिकेशन की पावर थी। अब रेप्लिकेशन का मतलब, रेप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृति मतलब खुद की फोटोकॉपी बनाना। खुद की फोटोकॉपी जैसे कैसे, ये कोई डीएनए तो सेम ऐसा ही डीएनए बनाना, सेम ऐसा ही डीएनए बनाना, खुद के जैसा बनाना। ये क्या है, डबल हेलिकल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये भी डीएनए है, ठीक। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल में पहली बात ये बताई गई कि जो डीएनए था इसके अंदर रेप्लिकेशन की पावर थी। क्या थी, रेप्लिकेशन की पावर थी। अब रेप्लिकेशन की पावर कैसे थी, जैसे ये बताओ, एडेनिन और थाइमिन ये दो नाइट्रोजन क्षार थे, ये आपस में जोड़े हुए थे। किसको, दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई डीएनए की अलग अलग स्ट्रैंड को जोड़े रखने का काम करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम देखते हैं रेप्लिकेशन कैसे, जैसे एक ये कोई सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, ये कोई सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर कहीं और, जैसे ये कोई पड़ा है साइटोप्लाज्म में कहीं, तो इसके अंदर हम देखेंगे अगर इसके पास क्या है, ई है, इसके पास ए है, यहाँ सी है और यहाँ जी है, तो ये क्या होगा, ये आपस में आके इससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। बॉन्ड कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बना लेगा। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो डीएनए होता है ये अपने न्यूक्लियोटाइडों की सहायता से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो होता है अपने हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करके ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के अपनी न्यू स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। इसके लिए मेसेल्सन एक्सपेरिमेंट देखेंगे उसके अंदर कि कैसे अपना डुप्लेक्स बनाता है, जो दूसरा जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है वो कैसे बनाता है। अब देखते हैं सेकंड, रेप्लिकेशन हो गया, इसके अंदर क्या थी, रेप्लिकेशन पावर थी। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट बोला गया कि इसके अंदर क्या था, केमिकली ये क्या था, केमिकली रासायनिक संगठनों के आधार पर ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं कि केमिकल बेसिस इसके अच्छे थे। तो हम बोलते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। अब रासायनिक संगठन के आधार पर कैसे, जैसे डीएनए के किससे बना हुआ है, डीएनए के पैरेलल में हम आरएनए को लेते हैं, तो हम बोलते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। देखो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज जो शुगर थी उसके बेस पे देखते हैं पहले तो, ठीक है। ये इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ 5, ठीक है।
पढ़ा हुआ है। अब देखो जो आरएनए होता है राइबोस शुगर, इसके अंदर सेकंड स्ट्रैंड कार्बन पे OH और यहाँ क्या देखने को मिलता है हमें H। तो हम केमिकल बेसिस पे बोलते हैं कि केमिकल बेसिस पर क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ये क्या है राइबोस शुगर है जो किसमें पाई जाती है डीआरएनए के अंदर पाई जाती है। और ये कौन सी है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, तो हम बोलते हैं राइबोस शुगर के अंदर सेकंड स्ट्रैंड कार्बन पे OH जो ग्रुप होता है ये रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये क्या कर लेता है आसानी से क्या कर सकता है किसी और से रिएक्शन कर सकता है, रिएक्ट हो सकता है। और इसके अंदर यहाँ पर कोई OH नहीं होता, ओनली हाइड्रोजन होता है, इसलिए तो डीऑक्सी लगा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए क्या लगा रहे हैं डीऑक्सी लगा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि डीऑक्सी राइबोस शुगर के अंदर एक तो ये वाला उनकी जो शुगर्स होती है इनके अंदर देखें तो इनके अंदर जो सेकंड स्ट्रैंड होता है सेकंड नंबर का जो कार्बन है राइबोस शुगर में वहां पर OH पाया जाता है, जबकि डीऑक्सी राइबोस शुगर के अंदर यहाँ 2 नंबर कार्बन पे क्या होता है OH की एब्सेंस होती है। इस आधार पर जो राइबोस शुगर जो आरएनए में पाया जा रहा है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये कम रिएक्टिव होता है। ठीक, अब रिएक्टिव कम होना चाहिए। दूसरा हम बोलते हैं कि केमिकल बेसिस पे ये जो होते हैं अब रिएक्टिव ज्यादा है तो जल्दी ज्यादा किसी दूसरे के अंदर बदल सकते हैं, किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आरएनए जो होता है इसके अंदर म्यूटेशन कुछ परिवर्तन बोलते हैं जिसको, इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है म्यूटेशन ज्यादा आसानी से हो जाता है। थोड़ा भी कुछ अलग कंडीशंस या फिर अनफेवरेबल कंडीशन आई और ये क्या हो जाएगा किसी और मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा और शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि आरएनए के अंदर सेकंड स्ट्रैंड कार्बन पे OH होता है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसी वजह से इसके अंदर म्यूटेशन की पावर भी अधिक होती है, जबकि इसके अंदर म्यूटेशन लो होते तो हैं बट लो होते हैं। इसके अंदर जो विभिन्नताएं बोलते हैं वो क्या आती है धीरे धीरे आती है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन तो होता है बट वो कैसे होता है इवोल्यूशन के टाइप से होता है, जैसे बुद्धि विकास। अब बुद्धि विकास में हम क्या बोलते हैं बुद्धि विकास के अंदर हम बोलते हैं इवोल्यूशन। बुद्धि विकास में हम बोलते हैं कि इसके अंदर विभिन्नताएं जो आती है किसी भी डीएनए के अंदर जो विभिन्नताएं आती है वो कैसे आती है धीरे धीरे आती है, ऐसे अचानक नहीं आती। और म्यूटेशन किसको बोलते हैं म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक सडनली आए हुए चेंजेस। डीएनए मॉलिक्यूल या फिर कोई भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर अगर अचानक से चेंजेस आ जाते हैं तो उसको तो बोलते हैं म्यूटेशन। ये जो प्रोसेस होती है ये होती है अचानक, क्या अचानक। और इवोल्यूशन क्या है धीमा प्रोसेस है, क्या है धीमा प्रक्रम है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि रेप्लिकेशन की पावर पाई जाती है तो डीएनए में, इसलिए डीएनए आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। दूसरा ये जो है केमिकली बेसिस पे स्टेबल होता है। कैसे, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर की राइबोस जो शुगर हो इसके अंदर सेकंड नंबर के जो सेकंड प्राइम कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप होता है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे डीऑक्सीराइबोस से। दूसरा हमने देखा कि आरएनए के अंदर म्यूटेशन की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है म्यूटेशन की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है और डीएनए में कम होती है। डीएनए में क्या विभिन्नताएं चेंजेस तो आते हैं बट वो कैसे आते हैं धीरे धीरे, धीमा प्रक्रम है। और म्यूटेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया अचानक आए जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस। और इवोल्यूशन या विकास जिसको बोलते हैं वो क्या होता है धीमा प्रक्रम होता है और ये विभिन्नताएं आती है छोटी छोटी, उनसे धीरे धीरे आगे चेंजेस होते हैं। होते तो नहीं, क्योंकि जैसे अगर हम ह्यूमन का इवोल्यूशन देखें तो होमो इससे रामाफिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपने देखे हैं, उनसे आज क्या होंगे होमो सेपियंस। ठीक है, फर्स्ट लेटर अगर हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो पता है ना फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, ऐसे तो ये क्या है इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन कैसे होता है धीरे धीरे चेंजेस की वजह से क्या हुआ है इवोल्यूशन हुआ है। और जो म्यूटेशन होता है वापस आने आके अचानक होने वाली प्रोसेस होती है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि डीएनए के अंदर जो ग्रुप पाया जाता है कौन सा नाइट्रोजन क्षार का जो ग्रुप पाया जाता है कौन सा ग्रुप थायमिन, और आरएनए में
यूरेसिल पाया जाता है थायमिन की जगह। देखो स्ट्रक्चर आपने देख ली पहले, डीएनए के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, थायमिन देखने को मिलता है। और आरएनए में अभी बताओ पूरे जो चार होते हैं ना नाइट्रोजन बेस किसी भी डीएनए, आप डीएनए और आरएनए कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें क्या होगा, गुआनिन होगा। अरे ये तीन तो कॉमन होते हैं, ए सी जी। अब इसके अंदर थायमिन होता है और इसके अंदर यूरेसिल होता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है थोड़ा बहुत। वो कैसे, देखो थायमिन एक क्या है, थायमिन एक और यूरेसिल एक क्या है, पिरिमिडीन्स है, पिरिमिडीन्स है। तो मैंने क्या बताया थी, नाम बड़ा उसकी रिंग छोटी होती है। अब 1, 3 और किस पे, 1 और 3 पे आएगा मुझे ना, 1 और 3 पे क्या आएगा, नाइट्रोजन आता है। तो इसको क्या नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं, 2 पे और 4 पे ऑक्सो ग्रुप, ठीक है, ऑक्सो ग्रुप। बट जो थायमिन होता है इसके 5 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा होता है, मिथाइल ग्रुप। अब ये जो मिथाइल है ये क्या कराता है, डीएनए को ज्यादा स्टेबिलिटी दिलाता है। आगे दोनों डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये क्या है, थायमिन है और ये क्या है, यूरेसिल है, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला, आईपीसी कैसे हम बोलेंगे, ये रेजोनेंस में चलते हैं, रेजोनेंस में चलते हैं ना। अगर रेजोनेंस, अगर हम इसमें रेजोनेंस बनाएंगे तो कैसे, ऐसे दिखाएंगे, ये अपने आप सेटलमेंट हो जाते हैं, ठीक है, चलता रहता है ये रेजोनेंस, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। तो हम इसमें बोलते हैं कि थायमिन के 5 नंबर कार्बन पे एक थायमिन, सॉरी 5, ये थायमिन है उसके 5 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है। कौन सा, मिथाइल ग्रुप लगा होता है। ये क्या करता है, डीएनए को अधिक स्टेबिलिटी अर्थात जल्दी म्यूटेशन होने से रोकता है। क्या, जल्दी म्यूटेशन होने से रोकता है। दूसरा चीज, एक हमारे जो हर्षे और चेस ने दिया था ये सब, तो हर्षे और चेस एक ये भी बताते हैं कि जो डीएनए हो या आरएनए हो, कोई भी आनुवंशिक पदार्थ हो, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और ये चीज हमने ग्रिफिथ के प्रयोग में देख भी लिया था। जैसे एस और आर स्ट्रेन ये थे, उसके अंदर एस स्ट्रेन को गर्म कर रहे थे, ठीक है, बट गर्म करने के बाद में भी उसके अंदर डीएनए था, हीटेड करने के बाद में भी डीएनए था ना। जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट देखा जिसके अंदर वो ग्रिफिथ बोल रहे थे कि एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा पदार्थ है जो आर स्ट्रेन पे जा रहा है और उसको नॉन वायरुलेंट बना, वो वायरुलेंट बना रहे हैं, रोग कारक बना रहे थे ना, जिससे चूहा मर रहा था। तो ये चीज बताते हैं क्या होना चाहिए, डीएनए या वो आरएनए, कोई भी आनुवंशिक पदार्थ हो, उसको किसी भी परिस्थिति के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। जैसे डीएनए हमने देख लिया रूपांतरण कारक के नियम से, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा क्या देखा हमने कि स्लोली, ये इवोल्यूशन वाला जो देखा वो तीसरा है कि धीरे धीरे क्या हो, परिवर्तन हो। देखो इसको मिटा देते हैं, क्या हो, धीरे धीरे परिवर्तन हो। तो हम इसके लिए बोलते हैं, तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा कि जो म्यूटेशन हो या फिर बोलेंगे इसको विभिन्नताएं, क्या परिवर्तन जो ये धीमे परिवर्तन हो, स्लोली चेंजेस, ठीक है, चेंजेस धीरे हो। और हम एक चीज और बोलते हैं कि ये जो डीएनए है आनुवंशिक सूचनाओं को जो इकट्ठा कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर करने का जो काम कर रहा है डीएनए, वो जो है ये किसके नियम की पालना करना चाहिए, जो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, मेंडल्स प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, उनको फॉलो करें, ठीक है। क्या करें, जो मेंडल के जो नियम है, प्रभाविता अप्रभाविता, ये जो नियम है, इन सबको क्या करें, फॉलो करना चाहिए। और आपको पता है डीएनए उसको फॉलो करता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीजें बताते हैं। अब एक चीज थोड़ी सी इससे अलग जाके बता देता हूँ, जो डीएनए होता है, क्या जो डीएनए होता है ये सीधा प्रोटीन नहीं बना सकता,
सीधा प्रोटीन नहीं बना सकता। ये किस पे निर्भर होता है? आरएनए पे निर्भर होता है। ठीक है, किस पे निर्भर होता है? आरएनए पे निर्भर होता है। तो हम बोलते हैं कि ये जो डीएनए है, क्या ये जो डीएनए है, डीएनए तो क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करने का काम करता है, और ये एक्सप्रेस करवाता है या फिर ट्रांसफर स्थानांतरण करता है। अरे प्रोटीन कोई भी देखो, स्किन है तो स्किन का कलर हमारा लाइट है, किसी का डार्क होता है, किसी का लाइट होता है। अगर डार्क है या लाइट है तो उसको एक्चुअली में प्रोटीन ही एंड ऑफ द डे दिखेगी ना, वो प्रोटीन में ही दिखता है। डीएनए के अंदर क्या है? जीन्स है, वो जीन्स आरएनए में चेंजेस होता है। जैसे सेंट्रल डॉगमा थ्योरी देखा, डीएनए आरएनए में चेंज होता है, आरएनए प्रोटीन में, फिर प्रोटीन जो होती है वो जाके हमें मॉर्फोलॉजिकली दिखता है। तो हम क्या बोलेंगे? शो करने के लिए प्रोटीन डीएनए भी किस पे निर्भर होता है? आरएनए पे निर्भर होता है। तो हम बोलते हैं आरएनए संसार। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, किस वजह से? डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ था। क्या कौन सी वजह थी? रेप्लिकेशन, खुद का खुद ही बन सकता है। ठीक है, अपनी फोटोकॉपी बना सकता है। केमिकल बेसिस पे मैंने बता दिया, एक तो शुगर पे बता दिया, शुगर जो राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर है। सेकंड नंबर कार्बन पे राइबोस शुगर के अंदर OH जो ग्रुप होता है वो फ्री होता है, इसलिए वो जल्दी किसी से रिएक्ट हो सकता है। दूसरा हमने देखा धीमे स्लोली चेंजेस। स्लोली चेंजेस का मतलब क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। ठीक है, ये तो स्लोली होता है। और म्यूटेशन, म्यूटेशन अचानक परिवर्तन। तो आरएनए में क्या होता है? अचानक परिवर्तन आ जाता है। क्या आरएनए में अचानक परिवर्तन आ जाता है, जबकि डीएनए में स्लोली आते हैं, इसलिए भी एक इसका अच्छा रीजन है। और दूसरा मेंडल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसको हम नेक्स्ट में ले लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। अब डीएनए का रेप्लिकेशन हो इससे पहले एक मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो डीएनए है वो किस फॉर्म में आखिर क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तो देखो इसके लिए 3 ऐसी फॉर्म्स हैं। एक तो होती है कंजर्वेटिव फॉर्म, कंजर्वेटिव फॉर्म, एक होती है डिस्पर्जन, डिस्पर्शन। ठीक है, और तीसरी होती है सेमी कंजर्वेटिव। दिख रहा है? तीसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स है जिसके अंदर क्या हो सकता है? डीएनए अलग अलग टाइप से चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें कंजर्वेटिव फॉर्म में बोलते हैं कि जो डीएनए होता है, क्या जो डीएनए होता है वो ऐसा का ऐसा पैरेंटल तो रहता ही रहता है, और ऐसा का ऐसा अपना क्या बनाता है? नया डीएनए बनाता है। क्या कर रहा है? पूरी के पूरे डीएनए को ही कंजर्व कर रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन को कंजर्व करके आगे भेज रहा है। डिस्पर्जल, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव टाइप। अब देखते हैं डिस्पर्जल टाइप। अब डिस्पर्जन में क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि ये जो डीएनए होता है ये कि इसके दोनों स्ट्रैंड ऐसे क्या होते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। क्या दोनों स्ट्रैंड स्प्लिट हो जाते हैं, और ये बाद में न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आके इनको फिल करते हैं। ठीक है, और इस टाइप से क्या होता है? ये न्यू डीएनए बन जाते हैं। अब देखो ये दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है, ये दोनों नहीं। अब देखो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव में होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। क्या डीएनए के ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग होते हैं, और अलग होने के बाद में
जो न्यू डीएनए बनता है, क्या जो न्यू डीएनए बनता है वो अलग ही आके जुड़ता है इनसे, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, न्यू डीएनए इनसे आके जुड़ता है। गलत बना दिया, ये सही से नहीं चल रहा, ऐसे दिख तो रहा है, इसी से बना देते हैं। ये वाला नया है इसलिए इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा था, पेरेंटल था, और ये सिंथेसाइज्ड संश्लेषित है। तो हम बोलते हैं हर्षे और चेस ने, हम तो क्या हर्षे और चेस ने 1953 के अंदर ये बताया कि डीएनए जो होता है सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म के अंदर क्या होता है, डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है। किसके अंदर, सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म के अंदर डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है। 1953 के अंदर इन्होंने बताया, पर इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म के अंदर ही क्या करता है, आगे रेप्लिकेशन करता है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए साइंटिस्टों ने इनकी बात मानी नहीं, ठीक। तो अब देखो एक मेसेल्सन और स्टानले फ्रिक्शन 1958 के अंदर हुआ है, वो हम देखते हैं। ये देखिए नॉर्मल मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया था, बाकी इतना आपके हैं डिस्पर्जन और कंजर्वेशन वाला। ये सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म के अंदर क्या होता है, डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है। अब हम देखते हैं मेसेल्सन और स्टानले एक्सपेरिमेंट। तो देखो मेसेल्सन और स्टानले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो ये लेक्चर तो मोर देन सफिशिएंट टाइम का हो गया, हम अगले में करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए हमने इसके डिस्क्रिप्शन में एग्रीकल्चर बच्चों के लिए एग्रीकल्चर की क्लासेज का चैनल है, मरुद्रा एग्रो इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके नाम से मैंने आपको डाल रखा है। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे वहाँ से एग्रीकल्चर की क्लासेज भी ले सकते हैं एग्रीकल्चर की। और बायोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो टॉपिक पहले पढ़ना चाहो इसके होने के बाद में, तो वो आप कमेंट कर देना, तो हम ले लेंगे, ठीक है उसको।